Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday मेरे नादान जाओ. Happy birthday to you. Happy birthday मेरे प्यारे बच्चे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामना को पूरी करे. तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सबको ख़त्म कर दे. तुम एक अच्छी लाइफ दे एंड तुम जो चाहो वो. मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो. एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे दोस्ती करने के लिए, मुझे बेन और गुफी अंकल से अच्छे और प्यारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए. थैंक यू हमारा हमेशा सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू हमको सही क्या है गलत क्या है समझाने के लिए. एंड आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं किस नादान जोर की बात कर रही हूँ, तो मैं आप सबको बता देती हूँ. आज लव ऑफ वेंसो के एडमिन मेरे प्यारे साजिश का बर्थडे है एंड आज हम दोनों सेम एज के हो जाएंगे. एंड गाइस, आप सब लोग प्लीज़ मेरे प्यारे नादान बच्चे को कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे विश करना ना भूलेगा. प्लीज़ 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 उसे बर्थडे विश कीजिएगा. एंड अब हम मेरी न्यू एफ जो कि मेरे नादान बच्चे का तोहफा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कहने को हम सफ़र. एंड अब हम इस एफ को स्टार्ट करते हैं. कहानी की शुरुआत में हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर अब हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है. लाइक ये सनसेट के बाद का समय होता है, तो अब अंधेरा बढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके, पर पूरा अंधेरा नहीं हुआ होता है. हमें वहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है एक कब्र के पास और काइंड ऑफ उस कब्र को हाँक करके बैठा हुआ होता है और उस पर ही अपना सर रखे हुआ होता है. वो एकदम ही खामोश बैठा हुआ होता है, पर उसकी आंखों से ना हल्के हल्के आंसू गिर रहे होते हैं. तभी वहाँ कब्रिस्तान का गेट कोई खोलता है और हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जो कि उस लड़के को ढूंढने आता है जो कि अभी कब्र के पास बैठा हुआ होता है. अब वो लड़का उसे ढूंढने लग जाता है एंड फाइनली वो उसे दिख भी जाता है. लाइक कब्रिस्तान में एक कब्र थोड़ी होती है, तो उसे ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है. अब वो लड़का उस लड़के के पास जाता है और फर्स्टली उससे 2 कदम दूर खड़े होकर बस उसे देख रहा होता है. वो लड़का जो कब्र के पास बैठा हुआ होता है, उसे उस लड़के के आने की भी कोई सुध नहीं होती है. वो स्टिल ऐसे ही बैठा हुआ होता है एंड अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं. वो लड़का जो होता है उसे देखता रहता है थोड़ी देर, फिर उसके पास बैठता है और उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है, बहन घर चलो, घर चलो, घर में सब तुम्हारी राह देख रहे हैं. एंड गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कब्र को हक किए हुए लड़का जो बैठा हुआ है वो वैन केसिंग है. अब वैन केसिंग उस इंसान को देखता है फाइनली और कहता है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा. अब वो लड़का कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊँगा तुम्हें लेकर. तो वैन कहता है, मैंने कहा ना होशी, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में. तो होशी कहता है, नहीं, जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा. वैन कहता है, होशी प्लीज़ जिद मत करो, जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा. तो होशी कहता है, जिद तुम कर रहे हो, मैं नहीं. मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, समझे. और तुम्हें क्या लगता है वो जब तुम्हें ऊपर से देखता होगा तो बहुत खुश होता होगा कि देखो मेरा प्रेमी तो मुझसे कितना प्यार करता है. मेरी याद में तो एकदम जोगी ही हो गया है. ऐसा कुछ नहीं है. वो जब तुम्हें ऊपर से देखता होगा ना, तो उसकी आत्मा को कितनी तकलीफ़ होती होगी तुम सोच भी नहीं सकते, और शायद तुम सोचना चाहते भी नहीं हो. यू आर बीइंग सो सेल्फिश. आवोशी वैन को उठाकर अपनी तरफ करता है, लाइक वो अभी भी उस कब्र के ऊपर अपना सर रखे हुआ होता है और उसकी बात सुन रहा होता है ओशी की. तो ओशी अब उसे अपनी तरफ करता है, मतलब जैसे वो बैठा हुआ था अब वो वैन को भी वैसे ही बैठा देता है, उसके शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा
कि तुम एकदम से ही हँसते खेलते इंसान बन जाओ, उसके बारे में सोचो ही मत। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम ये जो अपने साथ कर रहे हो ये मत करो। मैं चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो करना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, मैंने वो नहीं खोया जो तुमने खोया है। पर मैं ये जानता हूँ कि तुम जो कर रहे हो उससे उससे भी तकलीफ़ होगी जिसे तुम खो चुके हो। अब वो शी वेन के गालों पे हाथ रखता है और कहता है, प्लीज़ वेन, वो जहाँ है उसे सुकून से रहने दो, उसे दुख मत दो। वैन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है और अपना सिर अभी भी नीचे किए हुए होता है। अब जो वशी होता है वो उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो वैन होता है बस देखता रहता है, फिर अपनी पलकों को ऐसे हल्का से ब्लिंक करता है। वशी एक हल्की सी स्माइल करता है और फिर अपने हाथों से वैन के फेस को साफ करने लग जाता है। लाइक उसका चेहरा भीगा हुआ होता है ना, तो उसके चेहरे को साफ कर रहा, तो उसके आंसुओं को साफ कर रहा होता है। पर उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे होते हैं। लाइक वो जितना भी साफ कर रहा होता है उसके आंसू आए जा रहे होते हैं। अब जो वशी होता है वो रुक जाता है और बस वैन के फेस को पकड़ के उसे देखने ही लग जाता है। अब वशी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लाइक वो अपने भाई को ऐसे नहीं देख पा रहा होता है। वशी अब वैन को हक कर लेता है और अब वैन बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। इस मोमेंट पे अब वशी भी रोने लग जाता है और वैन तो बेतहाशा रो ही रहा होता है। एंड अब यहाँ से हमारा सीन फ्लैशबैक में होता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी छत पे बैठा हुआ होता है। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए होते हैं और उसके बगल में एक डलिया रखी हुई होती है जिसमें पक्षियों का खाना रखा हुआ होता है। अब वो अपने हाथों से उस डलिया से खाना निकालता है और अपनी छत पे बिखेरने लग जाता है और वहाँ पर खूब सारी चिड़िया कौवे सब आके खाने लग जाते हैं वो खाना। और लड़का एक स्माइल करके उन सबको देख रहा होता है। अब कोई वहाँ पर छत पे आता है और कहता है, शिशु चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। एंड गाइस ये ग्लव्स वाला लड़का हमारा शिशु होता है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। एंड बैक टू द स्टोरी। अब शिशु होता है वो उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, भाई भैया बस थोड़ी देर। अब भाई एक स्माइल करता है, शिशु के पास आता है, अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा तैयार हो जाओ। अब जब शिशु उसकी बात को ध्यान से सुनता है तो वो भाई को शौक नज़र से देख रहा होता है और उसकी आंखें चमक रही होती है शिशु की। वो कहता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ आप वही कहने की कोशिश कर रहे हो? भाई अब स्माइल करता है और नोट करता है। अब शिशु तो एकदम से खुश हो जाता है। वो भाई को हक करने वाला होता है पर रुक जाता है, फिर कहता है, खुशी में पागल ही हो जा रहा हूँ। सच कह रहे हैं आप? तो कहता है, हाँ सच कह रहा हूँ। अब शिशु अपने हाथों को जोड़ता है, जैसे प्रार्थना करते टाइम जोड़ते हैं ना, वैसे ही वो अपने हाथों को जोड़ता है, अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं पर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फिर वो भाई को देखता है और कहता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तो वो कहता है, पेन के सिंह के घर, वहाँ पर आंटी ने आज हमें लंच के लिए बुलाया है। तो शिशु कहता है, पापा भी जा रहे हैं? तो कहता है, हाँ, पर अगर तुम ऐसे ही लेट करते रहे तो मैं और पापा तो चले जाएंगे, तुम नहीं जा पाओगे। उसकी बात सुनकर शिशु कहता है, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से तैयार होके आता हूँ। तो भाई कहता है, गो। अब जो शिशु था वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली सीन्स ऐसे थे कुछ कि शिशु जल्दी घर से बाहर नहीं जा सकता था। जब शिशु 2 साल का था तब उसका किडनैप हो गया था और उसका किडनैप जो शिशु के पापा थे यानी कि किंग हुआइसेन, उनके एक एनिमी ने किया था। लाइक वो बिजनेस राइवल्स होते हैं ना, वैसे एक इंसान था जिसने आउट ऑफ रिवेंज शिशु का किडनैप कर लिया था और फिर उसके शरीर में एक ऐसा वायरस इंजेक्ट किया था जिससे शिशु की बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। अब अगर उसकी स्किन किसी और की स्किन से कांटेक्ट में आती है तो बहुत ही भयानक तरह की
उस स्किन के हिस्से में जलन शुरू हो जाती है। एंड उसको हर महीने में 2 बार पूरी बॉडी में एक बहुत ही भयानक तरह का पेन होता है, जिसको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लाइक उस पेन को कम नहीं किया जा सकता। और इस तरह की जो शिशु की हालत थी, इसका कोई क्योर भी नहीं था। लाइक इस चीज़ का कोई इलाज भी नहीं था। किंग हसन जो कि शिशु के फादर हैं, उन्होंने इसका इलाज ढूँढने की बहुत कोशिश की थी। हालाँकि उन्होंने उस इंसान को जेल पहुँचा दिया था, पर अपने बेटे का वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे किसी भी तरह से। इसलिए शिशु के आसपास जो भी रहता है, वो पूरा एहतियात बरतता है कि उसे वो छुए ना। लाइक उसके पास जो भी रहता है, वो अपने हाथों में ग्लव्स पहने रहता है। एंड उसे जितना कम हो सके उतना ही टच करने की कोशिश करता है। एंड जिशु खुद भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है, तो वो भी जल्दी किसी को नहीं छूता। जिशु का ध्यान बचपन से बाई ने ही रखा था, क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही मर गई थी जब वो लोग छोटे छोटे थे तभी। एंड उनके फादर को तो काम करना होता था, तो बाई ही उसका ध्यान रखता था। एंड बैक टू द स्टोरी, हमें जिशु को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो गया होता है और मिरर में अपने आप को देख रहा होता है। तभी भाई आता है और कहता है, अरे मेरी जान, कितना तैयार हो गए, अब चलो भी। जिशु अब पलटता है, भाई को देखता है और एक शरारती वाला स्माइल करता है और कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे ठीक से तैयार कर दीजिए, आपको बड़ी जल्दी है वहाँ जाने की। भाई कहता है, जितने में बातें कर रहे हो उतने में तो तैयार हो जाओगे। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी जिशु कहता है, अरे सुनिए तो भाई उस तरफ देखता है और कहता है, आप क्या हुआ? तो वो कहता है, आपका फ़ोन ख़राब हो गया है। तो भाई कहता है, नहीं तो, क्यों? जिशु कहता है, बस यूँ ही, ऐसे ही पूछ रहा था। और उसे देख के वापस से शरारती स्माइल करता है और फिर पलट कर बेड पे बैठ जाता है और अपने जूते पहनने लग जाता है। अब भाई तो उसे कन्फ्यूजन में देख रहा होता है। फिर उसे अचानक से ख्याल आता है। वो कहता है, जिशु तुम्हारे पास, वो इतना ही बोलता तभी जो किंग हसन होते हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, कब यहीं शाम करोगे क्या? तो जिशु कहता है, सॉरी पापा, बस जूते पहन रहा था। तो कहता है, ठीक है अब जल्दी चलो। अभी एक जो किंग हसन होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जिशु तैयार होके रूम से बाहर निकल आता है। भाई बस जिशु को देख रहा होता है। जिशु उसके पास से गुजरता है और अपनी आंखों को विंक करता है। भाई मन में ही कहता है, समझ गया कि क्या माजरा है। फिर जो जिशु होता है वो आगे निकल जाता है, कहता है, आएंगे नहीं क्या, अब देर नहीं हो रही। उसके बाद सुनकर भाई अपने ख्याल से बाहर आता है और जिशु को घूर के देता है और कहता है, बहुत बुरा लग गया ना तू। अब वो इतना ही बोलता है, तभी किंग हसन नीचे से बोलते हैं, आओगे कि नहीं आओगे? अब जिशु और भाई दोनों ही नीचे की तरफ देखते हैं किंग हसन को। तो फिर जिशु भाई की तरफ देखता है, कहते हैं, बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, अभी निकलते हैं यहाँ से, वरना आज पापा हम लोग को खा ही जाएंगे। तो भाई कहता है, ठीक कहा तुमने। अब वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं और फिर वो लोग वेनके सिंह के घर की तरफ निकलते हैं। वेनके सिंह के फादर जैंग डूयू किंग हसन के दोस्त थे। दोनों ही फैमिली में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, एक दूसरे के घर आना जाना भी था। सो जैंग डूयू के घर में सिर्फ 4 मेंबर थे। लाइक वो, उनकी पत्नी गू मियाओ मियाओ, उनका बड़ा बेटा वुशी और छोटा बेटा वेनके सिंह। वुशी जो कि मिस्टर जैंग का बिजनेस संभालता है, और वेनके सिंह जिसने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड कुछ दिनों में ऑफिस ज्वाइन करने वाला है वो भी। वुशी अभी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए अब्रॉड गया हुआ है। सो अभी घर में 3 ही लोग हैं, मिस्टर जैंग, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा वेनके सिंह। हमें जैंग मैन्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई, शिशु और मिस्टर किंग पहुँच चुके होते हैं। मिस्टर जैंग एंड मिसेस जैंग उन तीनों को वेलकम करती हैं और बाई एंड शिशु उन्हें ग्रीट करते हैं। वहाँ पर भी उन लोगों ने ग्लव्स लगाए होते हैं कि कहीं बाई चांस अगर कोई शिशु को गलती से छू भी जाए तो उससे कोई नुकसान ना हो शिशु को। अब वो सब वहाँ पर लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। तभी किंग हसन कहते हैं, वैन कहाँ है? तो मिस्टर जैंग कहते हैं, वो हमारे नेबर में एक कपल है जो आज अपना मकान खाली कर रहा है, उन्हें एक हेल्पर चाहिए था, तो वैन क्या है उनकी हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर किंग कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हाउ स्वीट ऑफ हिम। मिस्टर एंड मिसेस जैंग दोनों स्मेल करते हैं।
तभी हमें वेंकी सिंह को दिखाया जाता है जो कि घर के गेट से अंदर आ रहा होता है। उसके कपड़ों की पूरी दशा ही बिगड़ गई होती है। लाइक कपड़ों पे, ऊपर शर्ट में, नीचे जीन्स में, सब जगह मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई होती है और उसके फेस में भी मिट्टी लगी हुई होती है हल्की हल्की। अब वो सभी लोग वैन को देखते हैं। अब वैन भी उन्हें देखता है। वो फिर अंकल को ग्रीट करता है और शिशु और बाई को देख के स्माइल करता है। वो दोनों भी उसे देख के स्माइल करते हैं। फिर अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है, मम्मा बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं नहा कर आता हूँ। तो कहती ठीक है। और फिर वैन होता है जो वो वहाँ से चला जाता है नहाने के लिए। अब वो सभी लोग ऐसे बातें करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली आते ही थोड़ा ना खाना खाने लग जाएंगे वो सभी लोग, तो सब बातें कर रहे होते हैं। तभी भाई को कॉल आता है जो कि ऑफिस की तरफ से होता है। भाई फ़ोन की तरफ देखता है, फिर उन सभी की तरफ देखता है और कहता है आई एम वेरी सॉरी बट मुझे अब कॉल अटेंड करना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ मी। अब वो कह के बाहर जाने लगता है। तभी मिसेज़ जैन कहती हैं, भाई सुनो। तो भाई उनकी तरफ देखता है, कहते हैं जी आंटी। तो कहती बाहर कहाँ जा रहे हो, ऊपर जाके बात कर लो। तो वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है जी। भाई कहकर वो स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ चला जाता है, लाइक सेकेंड फ्लोर की तरफ। अब जो भाई होता है वो ऊपर जाके बात करने लग जाता है और उसे ना थोड़ा टाइम हो जाता है ऐसे बात करते करते, लाइक ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम। लेकिन तब तक जो था ना लंच लग गया होता है डाइनिंग टेबल पे। तो मिस्टर किम कहता है शिशु जाओ भाई को बुला लो। तो मिसेस जैन कहती हैं नहीं किम, वो अगर बात कर रहा है तो उसे बात करने दीजिए ना, यहाँ से ऐसे गया है तो कुछ अर्जेंट ही होगा। आप मिस्टर किम कुछ भी कहते हैं उससे पहले मिस्टर जैन कहते हैं अरे ये फैन कहाँ रह गया, 15 मिनट का बोल गया था, 20 मिनट हो गए, ये भी तो नहीं आया अभी तक। फिर जो मिसेस जैन होते हैं वो शिशु से कहते हैं शिशु अच्छा तुम बाई को छोड़ो, तो फैन को देख कर आओ कि वो कहाँ है, ठीक है उसे लेकर आओ। तो जो शिशु होता है वो रोड करता है और वहाँ से चला जाता है स्टेयरकेस से वैन केसिंग के रूम की तरफ। हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि बात कर लिया होता है और वो अब नीचे की तरफ आ रहा होता है। तभी उसका कोई हाथ पकड़ता है और उसे दीपा की तरफ पुश कर देता है। बाई तो एकदम ही शॉक नज़रों से उसे देखने लग जाता है और वो और कोई नहीं वैन केसिंग होता है। वैन केसिंग ने बाई को दीवार पे से सटा के रखा हुआ होता है और उसके एक साइड पे अपना हाथ रखा हुआ होता है और एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी हुई होती है। बाई कहता है फैन ये क्या हरकत है, कोई आ जाएगा। वैन उसे हल्के गुस्से में देख रहा होता है। वो फिर कहता है आने दो, मुझे किसी का डर नहीं, ओके। बाई कहता है तुम्हें नहीं होगा पर मुझे है। वैन कहता है मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया थे कल से, मैंने कितने कॉल किए तुम्हें, मुझसे किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो क्या। तो भाई कहता है नहीं मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। वैन कहता है तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठाए थे मेरा। अब भाई उसे देखता है फिर कहता है मेरा हाथ छोड़ो फिर मैं बताता हूँ। और यहाँ ये तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा मैं। वैन उसका वो हाथ छोड़ देता है बट स्टिल अपना दूसरा हाथ उसके साइड में ऐसे लगाए हुए होता है। वो फिर कहता है अब बताओ। जो भाई होता है वो वैन को देखता है और फिर डीप ब्रेथ लेता है और कहता है जीशु को कल फिर से वही पेन हो रहा था रात में और मैं उसके पास ही था, इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया मैंने। अब जो वैन होता है वो एकदम से ही शांत हो जाता है और जिस चेहरे पर अभी कुछ समय पहले हल्का गुस्सा था वहाँ पर अब गिल्ट और फिक्र ने जगह ले ली थी। वो बाई के साइड से अपना हाथ उठा लेता है, बाई का हाथ होल्ड करता है और कहता है आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बाई, पूरी बात जानी नहीं और यूँ ही गुस्सा होने लगा तुम पर, आई एम वेरी सॉरी। अब जो बाई होता है वो उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं, ये मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितने प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव हो। अब जो फैन होता है वो स्माइल करता है और फिर उसे एक चीज़ आ जाती है। वो अपना हाथ अपने सर पे मारता है और कहता है अरे यार हे भगवान, मैं बेअक्ल इंसान कुछ भी करता रहता हूँ। अब भाई उसे देखता है और कहता है तुमको क्या हो गया है। वैन कहता है जीशु रात में इतनी तकलीफ़ में था तो ऑब्वियसली वो देर से सोया होगा, है ना। तो भाई कहता है ऑब्वियसली इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो वो कहता है अरे नहीं वो मैंने आज सुबह उसे 7 बजे तक कॉल किया था, 4 बार रिंग गई, उसने नहीं उठाया, फिर मैंने 5th बार जब कॉल किया तब उसने उठाया फ़ोन और
उसकी आवाज़ काफ़ी ड्राउज़ी लग रही थी, तो ऑब्वियसली वो सो रहा होगा जब मैंने उसे कॉल किया था। अब जो भाई होता है वो अपने आर्म्स होल्ड करता है और कहता है, मुझे पता ही था कि तुमने उसे कॉल किया है, तभी वो इतना अजीब सा बिहेव कर रहा था। तो अमन कहता है, "हाँ, मैं कुछ समझा नहीं, जो भाई मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, मैं बस वर्रिड था इसलिए मैंने उसे कॉल कर दिया।" तो भाई होता है कहता है, तुम्हारी वर्रिडनेस ना मेरे भाई को कितना परेशान कर देती है। जब भी मैं कॉल नहीं करता हूँ तुम उसे कॉल कर देते हो, जब मैं कॉल नहीं उठाता तब तुम मुझसे कॉल कर देते हो। तुम्हें क्या लगता है वो समझता नहीं है? 19 साल का लड़का है, वो सब समझता है कि तुम उसे कॉल करके मेरे बारे में क्यों पूछते हो। और जो आज किया है ना वो दोबारा से कभी भी मत करना, कभी भी तुम उसे सुबह सुबह तो कॉल करोगे ही नहीं। अब जो फैन होता है वो नोट करता है। भाई अब कहता है, आप नीचे चले। भाई के वो जाने लगता है। तभी जो मैन होता है उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ करता है और उसे हक कर लेता है। अब भाई कहता है, अब ये क्या कर रहे हो तुम? मैन कहता है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते मैं ऐसे ही तुम्हें हक करके यहीं खड़ा रहूँगा। भाई कहता है, ये तुम क्या बचपना है ये सब वैन। वैन कहता है, जो है सो है, और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। भाई कहता है, ऐसा तो यार तुम अच्छे बनने लगते हो, मेरे टाइम पे तुम इसे निब्बे कैसे बन जाते हो? तो वैन कहता है, जो भी है, पर जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो लोग ऐसे यहाँ पे खड़े रहते हैं। भाई उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है और वैन कैसे उसे खुद को माफ़ करने के लिए कह रहा होता है। एंड अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक्चुअली वैन केसिंग एंड ये भाई दूसरे से प्यार करते हैं। इनके रिलेशनशिप के बारे में अभी सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक वैन केसिंग की मॉम मिसेस एंग और एक सीशो। और ये दोनों लोग ही वैन केसिंग की हरकतों की वजह से जाने ये चीज़। दोनों में से किसी ने कुछ बताया नहीं, पर वैन केसिंग की हरकतें ऐसी होती है ना कि दोनों को पता चल गया। एंड मिसेस एंग को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। जैंग फैमिली इस मामले में बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी किससे प्यार करते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो बस खुश है कि नहीं। एंड सेम सिचुएशन किरमा जैंग के घर की भी थी, बट प्रॉब्लम यहाँ ये थी उन्हें पता ही तो नहीं था इस बारे में। और वो दोनों भी ये बात छुपाना नहीं चाहते थे किसी से, क्योंकि वो जानते हैं अपनी फैमिलीज़ को। पर ये बात छुपाने के लिए मैंने सिंह को भाई ने ही कहा था, और वो ये बात क्यों छुपाना चाहता है इन फैमिली से, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो बैक टू द स्टोरी। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों तो ऐसे ही वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, ना वैन सिंह भाई की बात मानने को तैयार था और ना ही भाई वैन सिंह की बात को मानने को तैयार था। एंड इसी बीच जो अपना जीशु होता है वो वहाँ पर आ जाता है वैन केजिंग को ढूंढते ढूंढते। लाइक वैन केजिंग के कमरे में गया था ना वैन केजिंग को लेने के लिए, तो वैन केजिंग तो वहाँ था ही नहीं। अब वो शक में तो आता है कि वैन केजिंग कहाँ होगा, तो वो वैन केजिंग और ये बाइक को ढूंढने लग जाता है। एंड और उसे वो दोनों मिल भी जाते हैं। अब वो उन दोनों को देखता है दूर से ही कि भाई उससे खुद छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और वैन केजिंग उसे कस के गले लगाए हुए है। वो उन्हें देखता है, स्माइल करता है, फिर वापस से नीचे आने लगता है। पर वो सोचता है कि वो बिना लिए कैसे जा सकता है इन लोगों को, तो वो उनके पास आने लग जाता है। अब जो भाई होता है वो जीशु को देख लेता है। अब जब जीशु देखता है कि भाई ने उसे देख लिया तो वो उसे देख के स्माइल करता है शरारत वाली। अब जो भाई होता है वो ऐसा कहता है, वैन छोड़ो मुझे। वैन कहता है, नो, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। भाई कहता है, छोड़ो मुझे, जीशु आ रहा है इधर। वैन कहता है, पागल मत बनाओ मुझे, वो नीचे होगा, यहाँ थोड़ी आएगा। अब जो भाई होता है कहता वैन प्लीज़, और वो ना ऐसे बोला था और वैन मान नहीं रहा था और जीशु उनके करीब ही आ जा रहा होता है। वैन गेजिंग को भी जीशु देख रहा होता है और उसकी सी बचपने वाली हरकत देख के उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है और अपने मुँह पे हाथ रखे हुए होता है। और जो भाई होता है वैन को कहता है, वैन अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ। तो वैन जो होता है वो उसे और अटैक कर लेता है और कहता है, तुम्हें जो करना है करो, पर अभी तो तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। वो इतना ही बोलता है। तभी जीशु कहता है, ये भाई भैया, वैन केजिंग आपको नीचे बुलाया जा रहा है। अब वैन केजिंग जो होता है वो जीशु की आवाज़ सुन के एकदम से भाई को छोड़ देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। भाई तुरंत से वहाँ चला जाता है नीचे की तरफ आने के लिए।
और वहाँ पर वेनकेसी और जीशु होते हैं। जीशु वेनकेसी को देख के स्मित करता है। वेनकेसी उसे देखता है, एक स्माइल करता है और जाने लगता है। तभी वो पलटता है और कहता है, आज सुबह के लिए थैंक यू एंड सॉरी जीशु, मुझे पता नहीं था कि कल रात। तो जीशु उसके बाद को काटते हुए कहता है, इट्स ओके वेन, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप भैया के लिए बहुत परेशान हो जाते हो अगर वो आपको कॉल ना उठाए तो। मैं समझता हूँ ये बात। मैंने स्माइल करता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो जीशु, बहुत ज़्यादा अच्छे। जीशु भी वेन को देख के स्माइल करता है और फिर कहता है, आप नीचे चले। तो वेन हामिल करता है एंड फिर वो लोग नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं। एंड इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर आज के लिए इतना ही। आई होप मेरे प्यारे नादान बच्चे तुम्हें पसंद आई हो, उसका फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो। मैं क्या ही कहूँ, मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड किया है। कुछ लोचे हो गए थे मेरे साथ जो कि मेरी लापरवाही करती जो थे। सो उसके लिए मैं बहुत शुक्र प्रार्थी हूँ। बट आई जस्ट होप कि तुम्हें पसंद आए। एंड आप सभी मुझे अपना रिव्यू दीजिएगा। आप लोग कभी भी मुझे किसी एफ पे रिव्यू नहीं देते तो प्लीज़ गाइस आप सभी मुझे रिव्यू दीजिएगा। एंड मेरे नादान बच्चे, तुम्हें तो हर हाल में मुझे इसका रिव्यू देना होगा वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। एंड वंस अगेन हैप्पी 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 बर्थडे मेरा बच्चा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज का दिन खूब एंजॉय करना। एंड आप सब भी मेरे प्यारे नादान बच्चे मेरे साउजिशु को कमेंट में बर्थडे विश करना, ठीक है? भूलना मत प्लीज़ 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 इसे विश करना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय विश तो लिख ही दीजिएगा। आज आपको मेरे साउजिशु को विश भी करना है एंड जय विश भी लिखना है। एंड अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ पानी को बर्बाद ना करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी या इंसान को हानि ना पहुँचाएं। एंड अपना बहुत ख्याल रखें। समय बहुत ख़राब चल रहा है, ये भी कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी होता रहता है, तो इसके लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखें एंड खुश रहें। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, जय वंजू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।